हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन, जिसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होगा हम लोग के फिजिक्स में। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी पैरामीटर या कोई भी फिजिकल पैरामीटर अगर चेंज करता है तो वो कैसे चेंज करता है, इसके नेचर को बताता है डिफरेंशिएशन। इनफैक्ट अगर हम फिजिक्स में इसका यूज़ करेंगे तो हम लोग को देखेंगे कि कोई भी पैरामीटर, सपोज मान लो टेम्परेचर हो गया, मान लो अगर वॉल्यूम अगर किसी का देख रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, उसका लेंथ देख रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, या कोई भी ऐसा चीज़ जैसे सपोज मान लिया कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल के केस में होता है। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो जब बॉल ड्रॉप होता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड चेंज करता है। तो अब हमको वही देखना होता है कि आखिर उसका स्पीड जो चेंज हो रहा है वो कितने से हो रहा है। तो ये सब सारा जो एप्लीकेशन होता है वो किसके थ्रू आता है, तो डिफरेंशिएशन के थ्रू आता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, टू स्टडी द नेचर ऑफ चेंज। कैसे कोई भी पैरामीटर चेंज कर रहा है उसके नेचर को हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड से क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, हाउ ए पैरामीटर चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर पैरामीटर। अगर एक पैरामीटर चेंज हो रहा है तो उसके रिफ्लेक्शन में दूसरा पैरामीटर कितना से और कैसे चेंज होगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन या उसका स्टडी करता है डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल में दे रखा है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, ग्रोथ ऑफ प्लांट, स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग एप्पल। ओके, तो ये तो मेरा फिजिकल टर्म हुआ। अब इसी डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग मैथमेटिकल इसका एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन आगे बनाएंगे तो मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे और उस मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन या कोई भी पैरामीटर कैसे चेंज कर रहा होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसको हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग लेने जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि अगर कोई भी फंक्शन हो, मान लो कि कोई फंक्शन है y=f(x), y=f(x), अगर इसको फिजिक्स में यूज़ करें तो कोई भी, जैसे मान लो कि वेलोसिटी एक फंक्शन है, ठीक है, फ्री फॉल का केस देखा, तो ऊपर से नीचे क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है। तो कि जब ऊपर से नीचे बॉल आएगा तो क्या चेंज करेगा, तो उसका डिस्टेंस चेंज करेगा अर्थ से या सरफेस से। तो जो डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे वैसे उसका किस पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसके स्पीड पे इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। तो वैसा ही सपोज मान लो कि यहाँ पे एक रिलेशन बना हुआ है कि y=f(x), यानी x चेंज करने से y चेंज होगा। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्ट, जैसे मान लो कि फ्री फॉल के केस में देखते हैं, तो फ्री फॉल के केस में देखेंगे तो वेलोसिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ y। y मतलब डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि हम r लिख देते हैं, r फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो r जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप इसी से कोरिलेट करके हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। सपोज मान ली कि y=f(x) एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जैसे जैसे x चेंज करेगा वैसे वैसे y में चेंजिंग आएगा। अब क्योंकि y इस पे x पे डिपेंडेंट है, तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ाएं, तो इसको हम सोचें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन में अगर हम लोग देखें कि x का वैल्यू अगर x है तो y का वैल्यू y। देखो कि y=f(x) है तो यहाँ पे x का वैल्यू x ही है, x का वैल्यू यहाँ पे हमने x ही रखा है, तो वहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह अब जैसे कि मान लो कि अगर ये जो x पैरामीटर है, x पैरामीटर में अगर कुछ चेंज किए तो रिफ्लेक्ट होगा y में भी कुछ चेंज आएगा। तो अगर x के जगह पे अब चेंज होके वो x नहीं रहा, अब x से बदल गया है, मान लो x डैश हो गया, और वो x डैश कितना हुआ है, तो हल्का सा चेंज किया डेल x। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं अब अगर x चेंज होके x प्लस डेल x हो गया, चेंज बस डेल x ही हुआ है, लेकिन जो नया रूप होगा, जैसे मान लो कि पहले 2 है, ठीक है, तो 2 में कितना चेंज हुआ, 0.1 का, तो अब वो कितना एलिमेंट बन गया, तो 0 अब 2.01 बन गया ना। तो 2.011 अब क्या होगा, x की जगह पे आ गया। अब पहले वाला x कितना है, तो ये वाला है 2 है, और इसमें चेंज कितना हुआ है, तो डेल x हुआ है। तो x प्लस डेल यानी 2 प्लस 0.1 क्या बन गया है, अब 2.1 बन गया है, यानी अब x का वैल्यू वो वाला लेगा, नया वाला वैल्यू। ठीक है, तो वहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर x चेंज करेगा तो x कितना से चेंज करेगा, बहुत छोटे से अमाउंट से। तो वहीं पे हमने दिखाया है जब x=x था तो y=y था। जब x में हल्का सा चेंज करेंगे और उसके जगह पे x की जगह पे रख देंगे, मतलब अब x का नया वैल्यू है x प्लस डेल x, यानी x में आप वैल्यू डालेंगे x प्लस डेल x। तो जब x में वैल्यू x प्लस डेल x डालेंगे तो y में वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y हो जाएगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा।
तो इस कंडीशन में अगर हम इस फंक्शन में x के वैल्यू पे x की जगह पे x प्लस डेल एक्स डालेंगे तो y के वैल्यू पे कितना आ जाएगा, y प्लस डेल y हो जाएगा। आई होप इसको समझ में आई होगी। x के वैल्यू पे हम लोग क्या रख रहे हैं, x प्लस डेल एक्स, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, y के वैल्यू में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस डेल वाई। तो इसी को फंक्शन में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स हो गया, जैसे कि अभी हमने डिस्क्राइब करा। अब अगर डेल वाई अगर निकालना चाहेंगे तो y को हम लोग इधर कर देंगे, तो y इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में होगा। तो डेल वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस एफ एक्स हो गया, क्योंकि y हमने क्या माना था, पहले इनिशियल वाला वैल्यू माना था, y इक्वल टू एफ एक्स था, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया। ओके, अब हम लोग देखिए कि ये जो डेल वाई आया है वो किस पे आया है, ये डेल वाई आया है डेल एक्स पे आया है, यानी डेल एक्स अगर चेंज हुआ है तभी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल वाई चेंज हुआ है। तो ये डेल वाई किस पे आया है, डेल एक्स आया है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस चेंज अगर एट डेल एक्स, तो ये चेंज अगर किस पे कर रहा है, डेल एक्स पे चला। अगर डेल एक्स के फ्रैक्शन में बनाए तो डेल वाई बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, तो बस इसको पूरे फंक्शन को डेल एक्स से हम लोग क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। यानी अगर डेल वाई बाई डेल एक्स देखेंगे, मतलब देखेंगे डेल एक्स के चेंज में डेल वाई कितना चेंज कर रहा है, तो ये सारा रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। अब ये जो भी यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिख रहा है, या जो भी हमने डेल वाई और बाई डेल एक्स में जो पाया है, तो एक्चुअली इसी के हिसाब से कोई भी फंक्शन क्या होता है, तो चेंज करता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिस्क्रिप्शन भी करा है। अब यहाँ पर डेल वाई और डेल एक्स जो है ना, वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, लेकिन उतना छोटा नहीं है, डिफरेंशियल छोटा नहीं है, या इन्फाइनाइट टाइम्स हम किसी एलिमेंट को कट करके उतना छोटा नहीं किए हैं। इन्फाइनाइट टाइम्स कट करने का मतलब ये होता है, सपोज मान लो कि इसको हम एक पेन को इन्फाइनाइट टाइम्स काट दिए और उसमें से एक टुकड़े को निकाले, तो उस टुकड़े को हम लोग डिफरेंशियल पार्ट बोलेंगे, या बहुत ही छोटा पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब इसको करेंगे तो ये जो चेंज जो मेरा x में रहा है, अगर इसी चेंज को बहुत ही छोटा कर देंगे, बहुत ही छोटा मतलब कितना, तो x जब डेल एक्स जो जा रहा है जीरो की तरफ जा रहा है, यानी जो चेंज जो हुआ है, मैंने छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, उसका मतलब विड्थ है वो कुछ है ही नहीं, मान लो कि जीरो है, तो बहुत ही छोटा टुकड़ा हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा एकदम। मतलब ऐसा हम लोग समझाने की कोशिश, मतलब समझाने के केस में अगर देखें तो मतलब कि अगर हम लोग का हेयर होता है, तो हेयर का थिकनेस है, तो हेयर का थिकनेस से बहुत पतला थिकनेस, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। तो हम उसको क्या मान सकते हैं कि वो थिकनेस कुछ है ही नहीं, तो लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ठीक है। तो इसी को अगर अरेंज करेंगे तो यही डेल वाई बाई डेल एक्स को हम लोग देखते हैं, सॉरी डेल वाई बाई डेल एक्स को जब देखते हैं, तो इसमें अगर लिमिट लगा देंगे, लिमिट का मतलब ये होता है कि एक्स के वैल्यू को बहुत ही क्या करेगा, लिमिट में रखेगा, यानी एक्स के वैल्यू को जीरो में रखेगा या जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिमिट इसमें लग जाएगा, इस वाले फंक्शन में लिमिट डेल एक्स गोइंग टू जीरो। अब ये सारा अरेंजमेंट जब हम डेल एक्स के यानी चेंज को जब बहुत ही छोटा कर देते हैं, तो चेंज को बहुत ही छोटा मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने एक वैल्यू लिया था x इक्वल टू 2, ठीक है, और डेल एक्स इक्वल टू कितना लिया था, तो 0 पॉइंट कितना लिया था, 1 लिया था, ठीक। तो अब जो मेरा नया वाला वैल्यू था वो कितना था, तो वो था 0.1 2.01, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने डेल एक्स को अगर बहुत ही छोटा करते हैं, तो बहुत ही छोटा का मतलब क्या हो गया, अगर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसी को टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करेंगे तो कितना लिखेंगे, 0.00000000000000001। अब बताओ कि ये 2 वाले यूनिट में और इस वाले यूनिट में अगर इसको इसमें जोड़े तो क्या 2 में कोई सिग्निफिकेंट अंतर लाएगा। सपोज मान लो कि इसी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2.00000000000000001। अब बताओ ये फिर भी एक मतलब ये हम लोग कितना भी डेल एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो का मतलब ये होता है कि एकदम इन्फाइनाइट टाइम से ये जीरो जाएगा, लास्ट में जाके कहीं पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेंज जो है ना ये कुछ है ही नहीं, कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो जब ये चेंज बहुत ही छोटा होगा तो सारे ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट डेल एक्स गोइंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंशियल अरेंजमेंट बना देते हैं, उसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ भी आपको लिखा हुआ आएगा अब, तो आपको समझना है कि ये जो है ना बहुत ही डिफरेंशियल चेंज इन वाई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स में बहुत ही अगर डिफरेंशियल चेंज करे तो उसके वाई वाले फंक्शन में क्या आएगा, उसके हिसाब से या उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही डिफरेंशियल चेंज आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ओके। तो इसी डेल वाई बाई डेल एक्स या डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज
इन वाई। और वाई क्या है, फंक्शन है कि ये किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे। तो जिस फंक्शन पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स या जो भी पैरामीटर होगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी पी, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट या फिर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डी वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में था, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स किए और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, इसी को, ये जो मेरा चेंजेस था इसी को अगर हम ज्योमेट्रिकली समझने का कोशिश करें तो देखते हैं कि मान लो कि P मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो P मेरा जो पॉइंट यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट P ले लेते हैं और ले लेते हैं x0 y0, ठीक है। और यहाँ पे जो चेंज हुआ ये कोई पार्टिकुलर गया यहाँ पे, तो ये जो चेंज होके आया, मान लो कि कुछ चेंज हुआ यहाँ पे, हम लोग मान सकते हैं ये मेरा x1 है और y1 है। अब ये जो x1 जो है ना वो क्या है, x1 जो है वो है x के साथ आगे बढ़ा हुआ है, यानी अगर सपोज अगर देखें तो ये x में कितना यूनिट आगे बढ़ा है, यही कुछ आगे बढ़ा हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बढ़ा होगा वो डेल x है, ठीक है। और इस डेल x के कारण ये जो बढ़ा हुआ है ऊपर वाला ये डेल y है। तो हम इसको मान सकते हैं कि x1 जो हो गया वो x0 से डेल x आगे है, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग x0 प्लस डेल x, ठीक। और y क्योंकि चेंज वो भी हो गया है तो वो कितना हो गया, y पे चेंज हुआ है, तो y प्लस डेल वाई चेंज हुआ है, तो ये मेरा y हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये y0 प्लस डेल वाई हो गया, ठीक। अब देखें कि जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो इसका जो स्लोप बन रहा था वो कौन सा था, मान लो कि पॉइंट जब यहाँ पे था तो इसका स्लोप कुछ ये बन रहा था। सपोज इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये स्लोप यहाँ पे है, तो ये स्लोप यहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा इससे। तो मान लो कि ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है इसका, ठीक है। और ये वाला, तो ये वाला और ये वाला तो हम जब देखेंगे तो यहाँ पे समझने वाली बात मेरी ये है कि चलिए, तो ये इसको चेंज कर दो पहले मैं। अब सपोज मान लो कि यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये सपोज मान लिया कि ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से P से, सॉरी ये P नहीं, ये Q है, ये Q से, ठीक। अब देखो, अब अगर हम लोग देखेंगे तो PQ का जो लेंथ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो डेल वाई और डेल एक्स पे। यानी अगर सपोज मान लो कि अगर हम लोग देखें कि ये वाला मेरा जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, तो मान लिया कि ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा है, तो यही वाला एंगल तो अल्फ़ा होगा ना। ओके, अब दूसरा कंडीशन ये देते हैं कि अब यहाँ हमने जो डेल एक्स लिया है और डेल वाई लिया है वो चेंज था। अब अगर हम लोग ये करें कि Q वाले पॉइंट को ना इस वाले पॉइंट पे और सरकाने लगे नीचे, यानी P की तरफ लाए, तो अगर Q को यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे डाल दें, तो यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे डालेंगे तब देखिए क्या होता है, यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे तब अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा पहले ये था, अब क्या होगा, अल्फ़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब क्योंकि Q अगर यहाँ पे हो जाएगा तो अल्फ़ा चेंज कर जाएगा, ये कुछ बन जाएगा यहाँ पे। फिर अगर Q को उठा के अगर यहाँ पे रख देंगे या फिर P पे ही रख देंगे यहाँ पे, तब देखिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तब अल्फ़ा फिर ये वाला लाइन पे ही बन जाएगा, तो अल्फ़ा उस समय क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं व्हेन Q इज़ गोइंग टू P देन अल्फ़ा बिकम्स थीटा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, जो डेल एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, क्योंकि कुछ चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि डेल एक्स तो यही था ना। तो डेल एक्स अगर ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे था, तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो डेल एक्स हो गया जीरो, तो डेल एक्स इज गोइंग टू जीरो। तो सिमिलरली डेल वाई इज ऑल्सो गोइंग टू जीरो। तो इस केस में जब डेल एक्स और डेल वाई जब जीरो की तरफ जाने लगेगा तो इसी डेल एक्स को डी एक्स बोलते हैं और इसी डेल वाई को क्या बोलते हैं, डी वाई बोलते हैं। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, यहाँ पे लिखा है व्हेन Q इज गोइंग टुवर्ड्स P देन डेल एक्स इज गोइंग टू जीरो एंड गोइंग टुवर्ड्स जीरो एंड इट बिकम्स dx एंड डेल वाई इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो एंड इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेल वाई, ठीक है, डी वाई सॉरी। और ये कब होगा, जब Q P की तरफ जा रहा है, जब Q P की तरफ जाएगा स्टूडेंट, तब मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जो है ये वाला एंगल वो थीटा की तरफ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो इस थोड़े से चेंज के लिए, यानी यहाँ पे जो चेंज है एकदम थोड़ा सा चेंज है dx और dy के लिए, dx और dy के लिए क्या हो जाएगा मेरा tan थीटा जो होगा, अब डेल एक्स क्योंकि जीरो हो गया है तो dy हो जाएगा,
और dy कितना हो जाएगा, और डेल y कितना हो जाएगा, सॉरी डेल y कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा, और डेल x कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो किसके लिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब q अप्रोच कर रहा है p को, तक उस समय हम लोग ये लिखते हैं कि tan थीटा जो हो गया वो कितना हो गया, dy/dx हो गया, और इसी को क्या करते हैं, उस पॉइंट के अबाउट स्लोप बोलते हैं। आई होप यहाँ पे ये क्लियर आपको हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मूलाइज कैसे करें, इसका यूज़ कैसे करें डिफरेंशिएशन का। तो जैसे कि मान लिया कि हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिख रखा है, एक्चुअली एक फंक्शन है, मेथड है y/f(x), तो y/f(x) एक फंक्शन दे रखा है मेरा। अब जैसे कि हमने देखा था f(x) कैसा फंक्शन होता है, y कैसा फंक्शन होता है, जो कि हम लोग फिजिकल फॉर्म में अगर देखें तो ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है y जब फंक्शन विच डिपेंडेंट अपॉन x, तो जब भी हम लोग हल्का सा चेंज अगर x में करेंगे तो y में चेंज होगा। यानी अगर ये इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा, तो y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये जो चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये जो चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा जिस पॉइंट पे या जिस पैरामीटर पे या जिस वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x, तो y यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में इजीली बनेगा, तो x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करें y का, तो हम लोग लिखेंगे dy/dx, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y पे हमने क्या माना था, fx, तो इसको dy/dx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f'(x), ठीक है, क्योंकि y इज नथिंग, f(x) इज नथिंग बट y, तो dy/dx लिखो तो, या फिर बोलो f में एक प्राइम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, f'(x). अब क्योंकि f(x) ही y था तो f'(x) बोले या फिर y' बोले, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसको डैश पढ़ते हैं या फिर प्राइम पढ़ते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो dy/dx। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूले में यूज़ कैसे होगा। तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y या f(x)=x⁴n। तो अगर कोई फंक्शन x⁴n होगा तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन dy/dx है, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो निकलेगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, वो x के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो वो dy/dx, तो dy/dx को हम लोग क्या f'(x) निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × x⁴n−1। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो y = x⁴n फंक्शन का डिफरेंशियल है। यानी हम लोग बता सकते हैं कि x⁴n जो फंक्शन है वो कैसे चेंज कर रहा है, तो इस फॉर्म में चेंज कर रहा है, n × x⁴n−1 के फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको ना आप इसको फॉर्मूला के तरीके में आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। और ये आता कहाँ से है, तो ये वाले तरीके से आता है, यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं और एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट करते हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी दरकार नहीं है। बस मेडिकल वाले स्टूडेंट आपको यही ध्यान में रखना है कि y = x⁴n अगर कोई फंक्शन होगा तो हम उसका आंसर जो dy/dx लिखेंगे वो nxn-1 लिखेंगे। ओके, और मैथ्स वाले तो ऑलरेडी करेंगे ही 12th क्लास में। ओके, चलिए, तो एज फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे y = x⁵ का कोई फंक्शन दे रखा है। अब आपको बोला है कि आपको ना इसको dy/dx करना है, या फिर इसका देखना है कि ये जो फंक्शन है वो कैसे चेंज कर रहा है, इसके बारे में आपको पता करना है। तो क्या करना होगा, हमको dy/dx करना होगा, क्योंकि x पे ही डिपेंड कर रहा है। तो dy/dx कितना होगा, तो ddx, इसको पढ़ते हैं, इसको ddx भी पढ़ते हैं, और y की जगह पे क्या लिख देंगे, तो x⁵ यहाँ पे देख लो, x⁵ यानी ये कैसा फंक्शन है, x⁴n के टाइप का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, nxn-1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 5x 5-1, यानी 5x 5-1, ये तो कितना हो जाएगा, 5x⁴। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा फंक्शन है, मैं y = c⁴xn। अब c जो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी आपको कांस्टेंट में फंक्शन आएगा या कांस्टेंट के मल्टीपल में कोई फंक्शन आएगा, तो कांस्टेंट मल्टीपल में होगा, प्रोडक्ट में होगा, तो कांस्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएशन के रूल से बाहर रख देते हैं, ठीक है। और जो भी वेरिएबल टर्म होगा उसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर जैसे मान लो इसी फंक्शन का अगर dy/dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा, y = c x⁴n फंक्शन है, तो c को पहले बाहर निकाल दिया, और x⁴n का हम लोग को ऑलरेडी फार्मूला पता है, nxn-1, तो nx-, जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए y = 5x² है, तो 5 को सबसे पहले हमने बाहर कर दिया, और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या कर दिया, तो nxn-1 जो 2 × x⁴2-1। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। और 2 × x⁴2-1 कितना होता है, एक्चुअली 2x होता है। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो 5 × 2x कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई तीसरा फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि अब कोई वेरिएबल नहीं है
y एक कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो कि y इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो अब अगर इसका 2 मीटर पर सेकेंड है वो क्या है, वो तो कभी चेंज कर ही नहीं रहा है। अगर मान लो कोई बॉडी है और बॉडी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो अगर उसमें तुम बोलोगे टाइम के हिसाब से या टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसे चेंज कर रहा है, तो टाइम के हिसाब से तो चेंज कर ही नहीं रहा है, वो कितना भी टाइम बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन होगा ना y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्योंकि वो कभी चेंज नहीं कर रहा है, तो अगर उसका चेंज निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चेंज क्या होता है फाइनल में से इनिशियल, तो उसका फाइनली वही सही है, इनिशियली भी सही है। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा ना, उसका किसी भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है dy/dx करेंगे तो डी कॉन्स्टेंट बाई dx इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। या फिर इसको दूसरे तरीका बनाए भी सकता है, कोई भी कांस्टेंट है तो x⁻0 लग दो, तो x⁻0 1 ही होता है, 1 इज अ कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे y इक्वल टू 5 है तो इसका dy/dx करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए एक और फंक्शन ले लेते हैं। मान लें कि y इक्वल टू फंक्शन होगा x² + 2x। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डिफरेंट फंक्शन को ऐड करके रख दिया गया। y इक्वल टू x² भी एक फंक्शन होता है, y इक्वल टू 2x भी एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि x² जो लिखा हुआ है उसको फंक्शन को हमने मान लिया gx, मान लिया कोई फंक्शन है gx, जो फंक्शन है gx, और 2x को मान लिया hx फंक्शन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये सब पढ़ने का मतलब नहीं है, सिर्फ आप ईजिली समझो इतना कि अगर ऐसा फंक्शन होगा ना तो एडिशन में फंक्शन होगा, तो आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके उसको जैसा ऑपरेशन हो वैसा ऑपरेशन कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो तो x² का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, बीच में प्लस है तो प्लस को रहने देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, उसको हमने मैथमेटिकली लिखाया है, लेकिन इसको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे देख सकते हैं dy/dx क्या होगा। तो इसका अगर gx फंक्शन है तो gx फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है, और hh फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में क्योंकि h पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे इसी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें तो x² का डिफ्रेंशिएशन कितना 2x होगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, क्योंकि x का पावर 1 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करोगे nx(n−1) पे, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आता है। किसी भी पैरामीटर का डिफ्रेंशिएशन उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे जिसका पावर 1 हो। जैसे p का, अगर p का डिफ्रेंशिएशन करोगे p के रिस्पेक्ट में, तो p के पावर 1 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि एक और फंक्शन है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू sin x फंक्शन है, तो अब इस वाले फंक्शन को आपको ना रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, y इक्वल टू sin x जब भी होता है तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मेरा cos x आता है। अभी आपको इसको रिमेंबर करके रखना है। इसका भी प्रूफ उसी से आता है जो हमने अभी पहले वाला बताया, तो वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को चाहिए। ओके, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट 12th क्लास में आसानी से उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे फिजिक्स में इसका कोई खास यूज़ नहीं है। ओके, तो y इक्वल टू sin x है, तो जब भी y इक्वल टू sin x फंक्शन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि sin x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो जब भी ऐसा होगा तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सिर्फ cos x होता है। ऐसा नहीं है कि sin x का किसी भी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos x होगा। अगर sin x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x लिखोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो जैसे y इक्वल टू cos x एक फंक्शन है, अब y इक्वल टू cos x एक फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या होगा, तो dx cos x। अब यहाँ भी x पे डिपेंड कर रहा है cos फंक्शन, और यहाँ पे भी इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x होता है। ये आपको अभी दिमाग में रखना है। ओके, कैसे होता है वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समझेंगे। ठीक है, 12th क्लास में। ओके, तो क्या करना है, तो हमको फिजिक्स में बस इतना ही का काम करना है। तो dy/dx cos का जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो -sin x आता है। चलिए एक और टाइप का हम लोग फंक्शन देखते हैं। सपोज मान लो कि अगर फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा, दो अलग अलग फंक्शन होगा, y इक्वल टू sin x इंटू cos x। अब sin x एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और cos x भी एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तब मान लीजिए sin x को gx मान लिया, gx को u मान लिया, u इज ए फंक्शन ऑफ x है, और cos x को hx मान लिया या hx को v मान लिया, v भी एक फंक्शन ऑफ x है। तो जब भी प्रोडक्ट वाला होगा ना तो इसका एक रूल होता है। कैसे रूल होता है, तो मान लो कि इसको u मान लिया, एक फंक्शन को हमने u मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन को हम v मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग बताया था कि जब भी कांस्टेंट मानते हैं तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखते हैं। तो अगर पहले वाले फंक्शन u को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो u को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले का करेंगे यानी v वाले का, तो dv/dx, और फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मान के फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे u और v मनाते हैं, u को कांस्टेंट रख दिया, बाहर रख दिया, अब v का डिफरेंशिएशन किया है dv/dx से।
अब सेकेंड वाले में भी को कांस्टेंट रख के बाहर कर दिया और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया। अब ऐसा करेंगे तो यही मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट को देता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे साइन एक्स एक्स लिया है, साइन एक्स और कॉस एक्स, इसी का यूज़ करके देखते हैं। तो साइन एक्स को पहले हमने फर्स्ट फंक्शन माना है तो इसको कांस्टेंट रख के बाहर रख दिया और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेकेंड वाले फंक्शन का करेंगे। तो डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, अब सेकेंड वाले फंक्शन को कांस्टेंट रख के बाहर रख दिया, अब साइन एक्स का करेंगे। ठीक है, मैं इंटरचेंज कर लिए, एक दूसरे को कांस्टेंट मान के उसके बाद पहले को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन करो और दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन करो। देखो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था, तो पहले से साइन एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन एक्स, तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है इधर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो कॉस 2x का होता है। तो ये फर्दर है अरेंजमेंट करने का, वैसे आपका डिफरेंशिएशन यहाँ तक खत्म हो गया, ये हमने एक फार्मूला में डाल दिया। तो आई होप ये जो प्रोडक्ट वाला मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट वाले मेथड को हमने तो देख लिया, इसका और भी मेथड होता है। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन मेथड, तो क्वेश्चन मेथड मतलब भाग वाला भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोस डिवाइड वाला रूल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो वैसे ही y को कोई डिवाइड वाले फंक्शन में होगा, जैसे मान लो कि y p बाई क्यू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स भी एक अलग फंक्शन है जी एक्स, इसको u मान लेंगे, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है एच एक्स, इसको भी मान लेंगे। जैसे कि इधर माने वैसे इधर मान जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में था, यहाँ पे डिवाइड में है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो देखो जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा ना उसको ध्यान देना। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है सबसे पहले उसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, और डिवाई बाई डी एक्स करेंगे इस वाले फंक्शन को, यानी जब भी डिवाइड वाले फंक्शन को जब भी हम लोग डिवाई बाई डी एक्स करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानेंगे। तो जैसे भी इसको मान लिया है तो भी क्या है, कांस्टेंट मान लिए, उसके बाद न्यूमरेटर में जो होगा उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर को पहले कांस्टेंट लिए भी और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी डी यू बाई डी एक्स कर दिए। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा हमको, और फिर क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को कांस्टेंट मान के फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। देखो ऊपर वाले को कांस्टेंट ले लिया, बाहर रख दिया और डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। जो भी फंक्शन में होगा डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो हम देखते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो साइन एक्स को यू मान लिया, कॉस एक्स को भी मान लिया। अब देखो, अब भी को कांस्टेंट यानी कॉस को कांस्टेंट मान के साइन का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो कॉस एक्स को बाहर कर दिया और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख दिया माइनस। अब क्या करेंगे, तो अब जो ऊपर वाला है उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी साइन एक्स को कांस्टेंट मान लिया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो वही माइनस साइन एक्स लिख दिया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या था, तो कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसी के लिए तो एक्चुअली ये क्या था, ये आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। तो अगर y को tan एक्स होगा तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन जो x के रिस्पेक्ट में होता है वो क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया tan एक्स का डिफरेंशिएशन, और आपका प्रोडक्ट डिवाइड रूल भी आपको समझ में आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ बात करते हैं चेन रूल का। तो चेन रूल में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन था। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन था, तो डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे हम लोग, मतलब जो ये फंक्शन जिस पर डिपेंड कर रहा था उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। लेकिन चेन रूल में ऐसा नहीं होता है। चेन रूल में क्या होता है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ होगा ना, जिस पर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्ट फंक्शन वो आपको पता नहीं होगा, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x का फंक्शन है। अब तुमको पता है कि y इक्वल्स टू अगर साइन एक्स रहता, y इक्वल्स टू अगर साइन एक्स रहता तब तो तुम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, कितना साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, तो ये लिख सकते थे। लेकिन क्या अब तुम एंगल में जो x एंगल में था, यहाँ पे x है, डायरेक्ट x नहीं है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x है। तो इसको क्या करना है, अगर डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट साइन एक्स को डायरेक्ट अगर ऐसे लिखोगे डी साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको अगर डायरेक्ट कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखोगे तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये जो cos x होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन, पूरा एक फंक्शन है या फिर एक्सप्रेशन है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो बस इसको सिंपल मेथड हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे t।
टी मान ले, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है हमने इसको टी मान लिया, तो जैसे ही टी मान लिया तो 2x² + 3x हो गया। अब y को sin t हो गया। अब हमको क्या करेंगे, तो y अब sin t का t के रेस्पेक्ट में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब y इज ए फंक्शन ऑफ t हो गया और t इज ए फंक्शन ऑफ x है, जो कि t क्या है, t इज ए फंक्शन ऑफ x हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब dy/dx करेंगे तो क्या होगा, dy/dt करेंगे और dt को फिर x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। देखो क्योंकि y t पे डायरेक्टली डिपेंड है और t किस पे है, t डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट है। तो dy/dt करेंगे तो क्या होगा, dy/dx करेंगे तो dy/dt हो गया dt पे। वैसे भी अगर तुम देखोगे कैलकुलेशन वाले मेथड से तो देखो dt से dt कैंसिल हो गया, dy/dx आ गया, ठीक है। तो ये तो मेथड है, लेकिन हम लोग ऐसा बनाने के टर्म में मतलब क्या करेंगे, ये अब जब आपको प्रैक्टिसाइज हो जाएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया तो यहाँ पे हम लोग इसी वाले फार्मूला के यूज़ करके कर सकते थे। तो जैसे हम तुमको बता भी देते हैं यहाँ पे, जैसे यही वाला फंक्शन था ना, तो हमने मान लिया है। तो अब इसको देखो, तो dy/dt अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, dy/dt। तो dy/dt कितना हो जाएगा, तो d/dt sin t इंटू dt/dx करना पड़ेगा। तो dt/dx कितना है, तो ddx t कितना था, 2x² + 3x। तो अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो cos t होता है। तो cos t लिख दिया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2x² + 3x। तो ये तो ईजिली है, ये तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन है। तो 2x² का कितना होगा, तो 2 को कांस्टेंट रख दिया, x² का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो 2x प्लस, अब 3x का तो 3 कांस्टेंट है, 12 रख दिया, x के रेस्पेक्ट में 1, बस काम खत्म। तो ये मेरा जो आया cos ऑफ t और ये 4x + 3 हो गया, और t का वैल्यू हमने कितना पुट किया था, इतना, तो यहाँ पे रख दें। तो cos ऑफ 2x² + 3x हो गया और इनटू कितना हो गया, 4x + 3। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल डिफ्रेंशिएशन हो गया इस वाले फंक्शन का। ओके, तो ये एक तरीका हो गया टी मान के, लेकिन अब इतना करने का आपको भी ज़रूरत नहीं है। कैसे, तो देखिए इसको हम इरेज करते हैं और इजी वाला तरीका बताते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे भाई, तो यहाँ पे देखो, हमको तो पता है कि हमको पता है कि हमको sin x का x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको देखो, तो इसको हम लोग जो लिख रहे हैं d sin ऑफ 2x² + 3x, हमको पता होता है sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। तो क्या हम इसी वाले टोटल एलिमेंट को ही हम लोग यहाँ पे ले लें, 2x² + 3x। अब इसको t मानेंगे तो ये भी तो t ही बन जाएगा। तो sin t का t के रेस्पेक्ट में, तो sin 2x² + 3x का 2x² + 3x के रेस्पेक्ट में हो गया, और फिर जो ये बचा 2x² + 3x को हम लोग क्या करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब इसका तो cos x हो गया, यानी cos 2x² + 3x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x² का कितना हो गया, 4x, और इसका 3। तो काम खत्म, डायरेक्ट बन गया। तो यहाँ पे इतना एज्यूम करने का कोई ज़रूरत आपका नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो इसको रिवाइंड कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके, जैसे कि हमने और भी यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, y = sec x है, तो sec x को भी आपको वैसे ही करना है। तो 1/cos x करके आप बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला आपको देख सकते हैं। तो sec x और y फंक्शन होगा sec x का, या y = sec x होगा, तो dy/dx क्या होगा, tan x × sec x है। ये आपका टास्क हो गया, इसको प्रूफ करना है। तो आप कैसे करोगे, तो 1/cos x कर देना, और ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, u/v वाले मेथड से या डिवाइड वाले मेथड से बना सकते हो। एक चीज़ आपको जो ध्यान देना वो ये है, दो फंक्शन है इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर y = ln x होगा, ln x समझते हैं log x to the base e, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। इसका भी हम लोग एक्सपेंशन मेथड से बनाते हैं, तो इसका दरकार नहीं है अभी हम। और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, और देन हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।